ये तस्वीर आप तीन नेताओं की मेरे पीछे देख रहे हैं। 8 महीने पहले बिहार में इन तीनों का गठबंधन था, बीएसपी, एआईएमएम और भारतीय समाज पार्टी। लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। बीएसपी प्रमुख मायावती ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ऐलान किया कि उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव अकेले लड़ेगी। मायावती को यह ऐलान इसलिए करना पड़ा क्योंकि चर्चा चल रही थी कि बीएसपी के साथ एमआईएम का गठबंधन हो सकता है। पिछले साल बिहार चुनाव में एमआईएम का बीएसपी और राजभर की पार्टी से गठबंधन था। लोकसभा चुनाव में मायावती और समाजवादी पार्टी साथ आए थे। इस बार मायावती ने ऐलान कर दिया है कि वो अकेले अपने दम पर चुनाव में उतरेंगी। यूपी को बचाना है, सर्वजन को बचाना है, बीएसपी को सत्ता में लाना है, व जरूर लाना है। इस चुनावी नारे के साथ बीएसपी सुप्रीम मायावती ने आज फिर साफ कर दिया कि उनकी पार्टी अगले साल होने वाला यूपी विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेगी और कह दिया कि कोई भी उनकी पार्टी को कम ना आके। आगामी होने वाले विधानसभा चुनाव में बीएसपी की जरूर सरकार बनाएगी, लेकिन इसके लिए यहाँ बीएसपी के लोगों को विरोधी पार्टियों के सभी साम दाम दंड भेद आदि हथकंडों से भी जरूर सावधान रहना है। इसलिए मीडिया को भी बीएसपी को कम नहीं आंकना चाहिए। दरअसल 2 दिन पहले ओवैसी की पार्टी के नेता शौकत अली का एक बयान आया जिसमें कहा गया कि एआईएमआईएम की बीएसपी से गठबंधन की बात चल रही है। यकीनन जो है हमारी बीएसपी के कुछ लोगों से बात हुई है और अब देखिए आगे फैसला उनको लेना है। इस दावे के बाद मायावती ने ट्विटर पर बयान जारी कर कहा, इस संबंध में पार्टी द्वारा फिर से ये स्पष्ट किया जाता है कि पंजाब को छोड़कर यूपी व उत्तराखंड प्रदेश में अगले वर्ष के प्रारंभ में होने वाला विधानसभा का ये आम चुनाव बीएसपी किसी भी पार्टी के साथ कोई भी गठबंधन करके नहीं लड़ेगी, अर्थात अकेले ही लड़ेगी। मायावती के इस बयान पर आज ओवैसी बोले, साफ साफ कहा फिलहाल गठबंधन तो नहीं, लेकिन आग जहां लगती है धुआं वहीं उठता है वाला शिगुफा भी छोड़ गए। हमारा भी तो किसी से गठबंधन नहीं है। हमारा तो अभी तक हम तो राजभर साहब के साथ हैं भागीदारी संकल्प मोर्चा के तहत। किसी हमारे पार्टी के जिम्मेदार ने किसी पॉलिटिकल पार्टी से बातचीत की या किसी दूसरे पार्टी के एमपी से बातचीत की? कुछ बातचीत ही नहीं की हमने। अगर स्मोक हुआ है, धुआं उठा है, तो भाई किसने आग लगाई है ये वो देखा जाए। हम तो नहीं कहे। योगी के खिलाफ विपक्ष का मोर्चा बनता दिख नहीं रहा है और बीजेपी इस पर तंज कस रही है। उत्तर प्रदेश के हमारा जो नारा था, न गुंडाराज न भ्रष्टाचार, हमने दोनों पर अमल करके दिखाया है। हमने अपने संकल्प पत्र को पूरा किया है। विपक्ष में कोई दम नहीं है, वो बेदम है और पूरी तरह से बिखरा हुआ है और हमारी तैयारी पूरी हर बिंदु पर है। और आप देखेंगे जब परिणाम आएगा तो भाजपा के पक्ष में आएगा। हम 300 से अधिक दोबारा सीटें जीत करके सरकार बनाएंगे। यूपी में पिछले चुनाव में बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी और सीएम योगी को सूबे की कमान मिली थी। एक बार फिर बीजेपी सीएम योगी के चेहरे और हिंदुत्व के मुद्दे पर यूपी के चुनाव में उतर रही है। वहीं दूसरी तरफ योगी के सामने विपक्ष बिखरा हुआ नजर आ रहा है। तो मायावती की चिंता है कि कहीं ऐसा ना हो कि एमआईएम से गठबंधन करें तो जो गैर मुसलमान वोट है वो छिटक जाए। मायावती के अलग होने के ऐलान के साथ ही राजभर और ओवैसी में भी तकरार देखने को मिल रही है। ओवैसी ने कल 100 सीटों पर लड़ने का ऐलान किया तो राजभर कहने लगे कि लड़ने के लिए उम्मीदवार भी चाहिए। आने वाले 2022 के असेंबली चुनाव में हम 100 असेंबली सीट पर इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। क्या योगी के खिलाफ मोर्चा बना रहे असदुद्दीन ओवैसी के गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? 100 असेंबली सीट पर इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। ओवैसी की यूपी की 100 सीटों पर नजर, जिसने बढ़ा दी ओवैसी के गठबंधन साथी की फिक्र। आने वाले 2022 के असेंबली चुनाव में हम 100 असेंबली सीट पर इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। यहाँ सीटों का कोई झगड़ा नहीं है और जो बयान आ रहा है 100 की, तो हम तो 125 सीट की बात कर रहे हैं। कैंडिडेट भी तो होना चाहिए। करीब 6 महीने पुरानी ये वो तस्वीरें जब असदुद्दीन ओवैसी यूपी आए थे और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राजभर के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ने के सीधे संकेत दे दिए थे। हमने मोर्चा बना लिया है और मोर्चे को ताकत बना रहे हैं।
माननीय ओवैसी जी के आने से निश्चित है कि ताकत मिली है। MIM पार्टी जो है भागीदारी संकल्प मोर्चा के साथ रहेगी। 6 महीने पुरानी ये दोस्ती अब चुनाव से पहले सीटों के बंटवारे पर फंसती दिख रही है। पहले सुनिए रविवार को AIMIM पार्टी के असदुद्दीन ओवैसी ने कैसे ऐलान किया कि उनकी पार्टी यूपी में 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। 2022 के असेंबली चुनाव में हम 100 असेंबली सीट पर इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। हमने लोगों से एप्लीकेशन लेना भी शुरू कर दिया। शौकत साहब गांव-गांव, ज़िले-ज़िले, कॉन्स्टिट्यूंसी फिर रहे हैं और हर पार्टी को इख्तियार है कि वो फैसला ले अपनी पार्टी की अच्छाई के लिए। मगर हमारा तो क्या, हमारे पार्टी के जिम्मेदार ने किसी पॉलिटिकल पार्टी से बातचीत की या किसी दूसरे पार्टी के MP से बातचीत की? कुछ बातचीत ही नहीं की हमने। ओवैसी के सीटों वाले बयान पर बोलने के लिए ओम प्रकाश राजभर आए और मन में भरे सियासी गुस्से को बाहर निकाला और कह दिया कि 100 सीटों की बात अफवाह है, इतने उम्मीदवार तो हों। यहाँ सीटों का कोई झगड़ा नहीं है और जो बयान आ रहा है 100 की, तो हम तो 125 सीट की बात कर रहे हैं। कैंडिडेट भी तो होना चाहिए। तो ये सब जो अफवाहें हैं ये अफवाह है, इसमें कोई सच्चाई नहीं। ओम प्रकाश राजभर का बयान जैसे ही मीडिया में आया, संभावित गठबंधन में खटपट की खबरें चलने लगी तो ओम प्रकाश राजभर सफाई देने आ गए। ABP न्यूज से कहा 100 सीटें क्या, ओवैसी 100 से ज्यादा सीटों पर लड़ लें, हमारा कोई झगड़ा नहीं है। AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष ने बयान जारी किया कि हम 100 सीट पर चुनाव लड़ सकते हैं, तो हम कह रहे हैं कि हम 125 सीट देने को तैयार हैं। लड़ने की बात उन्होंने किया, ये थोड़ा कहा कि हमको 100 सीट हमको मिल गई है। दूसरी बात की मैंने अभी भाई ओवैसी जी से अभी मैंने बात किया है। बातचीत के दौरान हम लोगों ने संगठन पे चर्चा किया है और भागीदारी संकल्प मोर्चा में हम कैसे आगे बढ़ें, सरकार हम लोग कैसे बना सकें, इन सब बिंदुओं पर चर्चा। और सीटों के संबंध में कोई विवाद ना है ना रहेगा। यानी विवाद के बाद सीटों के बंटवारे पर ओवैसी और राजभर में फिर फोन पर बात हुई और शायद मामला फिलहाल के लिए सुलझ गया। तभी तो राजभर का सुर अब बदला नजर आ रहा है। यूपी में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने हैं। फिलहाल अभी राजभर और ओवैसी के गठबंधन में सीटों को लेकर कोई औपचारिक ऐलान नहीं हुआ, लेकिन भविष्य की ये चुनावी दोस्ती अभी से सियासी झटके झेलने में लगी है। और उधर कांग्रेस के इमरान मसूद कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता ओवैसी को पहचान गई है। बिहार में ओवैसी की वजह से ही तेजस्वी मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। मेरे साथ इमरान मसूद हैं, जाने माने उत्तर प्रदेश के नेता कांग्रेस के। इमरान साहब, ओवैसी साहब ने कह दिया 100 सीटों पे लड़ेंगे। जाहिर सी बात है उनके निशाने पर जो वर्ग है वो आपको पता है, सबको पता है। कांग्रेस की क्या रणनीति रहेगी? देखिए, ओवैसी साहब या मायावती जी दोनों हमेशा बीजेपी के पिच पर खेलते हैं। ओवैसी साहब ने जो बिहार में किया, तेजस्वी की सरकार ओवैसी साहब की वजह से नहीं बन पाई। इसके गुनाहगार हमारे ओवैसी साहब हैं कि वहाँ पर तेजस्वी मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में सबसे बड़े करामद हो रहे। उनकी इस तमाम कारनामे को बंगाल के लोगों ने परखा और बंगाल में उनको रिजेक्ट कर दिया। तो उत्तर प्रदेश के लोग भी समझदार हैं, लोगों को समझ में आ रहा है कि आप क्यों चुनाव लड़ना चाहते हो, आप किस लिए, किस बात के लिए लड़ना चाहते हो, आप क्यों आना चाहते हो, ये सब समझ में आ रहा है। और ओवैसी साहब उत्तर प्रदेश में नहीं चल पाएंगे किसी भी। तो धर्मांतरण के मसले पर ADG लॉ एंड ऑर्डर की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है उत्तर प्रदेश में, सीधे आपको लिए चलते हैं। यह बताता है तथा तरह तरह के प्रलोभन देकर इस्लाम धर्म को अपनाने हेतु तैयार करता है। इसके पश्चात इस्लामिक दावा सेंटर में जाकर उमर गौतम के साथ मिलकर जहांगीर आलम से धर्मांतरण प्रमाण पत्र बनवाता है। उमर गौतम और जहांगीर आलम पूर्व में ही हमारा हिरासत में है। राहुल भोला भी एक मूकन बधिर व्यक्ति है और इरफान खान के साथ मिलकर ये मूकन बधिरों को धर्मांतरण के लिए प्रेरित करता है और इसके द्वारा ही मन्नू यादव और आदित्य गुप्ता इत्यादि का धर्म परिवर्तन कराया गया है। मन्नू यादव भी एक मूकन बधिर व्यक्ति है और इसके द्वारा आदित्य गुप्ता का धर्मांतरण कराया गया है। इसके द्वारा अपने घर में
पूजा स्थल में रखी गई मूर्तियों को भी तोड़ा गया है। मन्नू यादव पूछताछ पर यह ज्ञात हुआ है कि इस्लाम धर्म के प्रति अति कट्टर हो गया है। एटीएस के द्वारा इन तीनों अभियुक्तों को जो मूल अभियोग है 9/2021 इसमें गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है तथा आगे इनसे पुलिस कस्टडी रिमांड लेके पूछताछ की जाएगी। एटीएस के द्वारा उमर गौतम के इस्लामिक दावा सेंटर में हुए धर्मांतरित हुए उत्तर प्रदेश के व्यक्तियों का भी सत्यापन कराया जा रहा है। इस हेतु प्रदेश के 32 जनपदों जिसमें प्रयागराज, बिजनौर, बुलंदशहर, कानपुर, मेरठ, मथुरा आदि शामिल है के पुलिस अधीक्षकों को पत्र भेजकर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है और जो तथ्य प्राप्त होंगे उसमें आगे की पूछताछ पुलिस कस्टडी रिमांड के दौरान की जाएगी। इसके अतिरिक्त लखनऊ, अलीगढ़, नोएडा, गाजियाबाद, सहारनपुर, वाराणसी, आजमगढ़ व आगरा में एटीएस के द्वारा स्वयं भी सत्यापन किया जा रहा है। 27 जनपदों के पुलिस अधीक्षकों को चिट्ठी लिखी गई है और कुछ जगहों पे एटीएस के द्वारा स्वयं सत्यापन कराया जा रहा है। ये भी तथ्य प्रकाश में आया है कि अभियुक्त उमर गौतम के द्वारा अपने तथा अपने परिवार के व्यक्तिगत बैंक खातों का प्रयोग विदेशों से धन लेने के लिए किया गया है, जो कि फॉरेन करेंसी रेगुलेशन एक्ट 2010 के प्राविधानों का स्पष्ट उल्लंघन है। अभियुक्त उमर गौतम द्वारा फातिमा चैरिटेबल ट्रस्ट के खातों में आए धन को व्यक्तिगत रूप से उपयोग करने हेतु अपने परिवार के बैंक खातों में स्थानांतरित किया गया है तथा उमर गौतम द्वारा इस ट्रस्ट का न तो आज तक कोई ऑडिट कराया गया है और न ही कोई इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल किया गया है। जनवरी 2010 से 14 जून 2021 तक इस्लामिक दावा सेंटर के खाते में कुल 1,82,83,910 रुपये खाते में आए हैं। इसमें से ज़्यादातर जमा की गई धनराशि कैश, चेक व विदेश से जमा किए गए हैं। भारी मात्रा में कैश डिपॉजिट और कैश विड्रॉल किया गया है और इन ट्रांजैक्शंस का हवाला नेटवर्क से भी संबंध होना विवेचना के दौरान प्रकाश में आया है। इस खाते में करीब 50 लाख रुपए से अधिक की धनराशि विभिन्न विदेशों से आना पाया जा रहा है, जिसमें से मुख्यतः रियाद, कतर, दुबई और आबू धाबी है। अभियुक्त उमर गौतम की संस्था इस्लामिक दावा सेंटर एक कनाडियन नागरिक बिलाल फिलिप की इस्लामिक ऑनलाइन यूनिवर्सिटी जो कि दोहा कतर में है की परीक्षा हेतु ऑफिशियल केंद्र भी है। यह बिलाल फिलिप एक हाईली रेडिकलाइज्ड व्यक्ति है जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबंधित किया गया है। बिलाल फिलिप को आतंकवादी गतिविधियों को उत्प्रेरित करने के आरोप में 2014 में फिलीपींस में गिरफ्तार भी किया गया था। उमर गौतम वर्ष 2002 से 2010 तक मरकज उल मारिफ जो कि आसाम की एक एनजीओ है के साथ भी उमर गौतम जुड़कर कार्य किया है और यह एनजीओ असम में रह रहे बांग्लादेशी एवं अन्य लोगों के लिए कार्य करता है। 2020 में उक्त संस्था मरकज उल मारिफ के विरुद्ध आसाम के विभिन्न जनपदों में फेमा,
फेरा और फॉरेन करेंसी रेगुलेशन वायलेशन के तथा टेरर फंडिंग के क्रम में भी अभियोग दर्ज है। ये अभियोग असम के जिला हुजाई तथा दिसपुर थाने में दर्ज किए गए हैं। उक्त संस्था के व्यक्तियों से उमर गौतम के नज़दीक संबंध है तथा इस संस्था के व्यक्तियों के निजी खातों से तथा संस्था के खातों से भी उमर के खातों में धन का आदान प्रदान पाया गया है। 2010 से उमर गौतम द्वारा स्वयं इस्लामिक दावा सेंटर को स्थापित कर उसका संचालन किया जा रहा है। जो पूछताछ या इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने शेयर की थी उस संबंध में जनपद फतेहपुर में भी 26/6 को थाना खरेरू में एक अभियोग धर्म परिवर्तन से संबंधित दाखिल किया गया है और इस संबंध में अभियुक्त विजय शंकर को भी गिरफ्तार किया गया है। इस संबंध में आज की गिरफ्तारी के संबंध में इतनी ही सूचना आप लोगों को देनी थी। तो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार जानकारी देते हुए धर्मांतरण को लेकर एटीएस ने 3 और गिरफ्तारी की। तो किस तरीके से तार जुड़ रहे हैं उसकी पूरी जानकारी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी गई। इस समय की बड़ी खबर एक बार फिर हम आपको बता दें, एबीपी न्यूज की खबर का असर हुआ है। धर्मांतरण मामले में 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इनमें से एक गिरफ्तार इरफान ख्वाजा खान दिल्ली में मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड वेलफेयर में इंटरप्रेटेटर का काम करता है। आपको बता दें कि एबीपी न्यूज ने धर्मांतरण मामले पर खुलासा करते हुए पहले ही ये बताया था कि इस मामले का एक आरोपी मिनिस्ट्री में काम करता है। ओम प्रकाश तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी लिए हुए। ओम प्रकाश, एबीपी न्यूज पर यह खबर हमने पहले ही दिखा दी थी और अब ये गिरफ्तारी हुई है। बिल्कुल शोभना, मैं आपको बता दूं, जिस दिन ये मामला उत्तर प्रदेश पुलिस ने रजिस्टर्ड किया था उस दिन एबीपी न्यूज ने ही इस बात का खुलासा किया था कि इस मामले में बाल महिला कल्याण मंत्रालय का एक अधिकारी शामिल है और इस अधिकारी के पास इन तमाम लोगों की एप्लीकेशंस जाती हैं और इन एप्लीकेशंस में किस किस शख्स को उसकी मजबूरी के आधार पर धर्मांतरण कराया जा सकता है इसकी पूरी लिस्ट ये अधिकारी इन आरोपी मौलवियों को देता था और इसके बाद ये मौलवी वहाँ के उसके परिवार वालों से कांटेक्ट करते थे। ये खुलासा एबीपी न्यूज ने पहले दिन ही कर दिया था और आज एबीपी न्यूज की इस खबर पर उत्तर प्रदेश पुलिस ने मोहर लगाई है और खुद एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने ये बोला है कि इस मामले में इस अधिकारी को गिरफ्तार कर लिया गया है। दूसरी अहम बात शोभना, एबीपी न्यूज की दूसरी खबर पर भी मोहर लगी है। एबीपी न्यूज ने ये भी बताया था कि मौलवी जो है जब उससे पूछताछ हुई तो अपने ही जाल में फंस गया, क्योंकि जब उससे ये पूछा गया कि जो ये गूंगे बहरे लोग थे उनको आप कैसे समझाते थे, तो एबीपी न्यूज ने कहा था इसमें और दूसरा शख्स भी शामिल है जो इन गूंगे बहरों को समझाता रहा होगा। तो एबीपी न्यूज की दूसरी खबर पर भी मोहर लगी है जिसमें वो शख्स भी गिरफ्तार हुआ है जो उसको भी पकड़ा गया है जो इन गूंगे बहरों को उनकी भाषा में समझाता था। शोभना, बहुत बहुत धन्यवाद ओम प्रकाश। तो एबीपी न्यूज की खबर का असर पहले ही एबीपी न्यूज पर दिखा दिया गया था कि मंत्रालय में एक कोई अधिकारी है जो इन गिरोह की मदद करता है धर्मांतरण में। कुछ देर पहले हमने आपको खबर दिखाई थी कि जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को एक बड़ी कामयाबी मिली है। लश्कर-ए-तैयबा का कमांडर नदीम अबरार गिरफ्तार कर लिया गया है और अब गिरफ्तारी के बाद आतंकी नदीम के रोने चिल्लाने का वीडियो सामने आया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।